जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। शब्द रूपों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी करने को, और लास्ट क्लास तक हमने वो शब्द रूप की मतलब एक तरीके से पूरा डिस्कशन हमारा हो गया है। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ेंगे जो मैंने आपसे शेयर भी किया है ग्रुप पे। आज का सिलेबस विच इज नेम्ड एज धातु रूप। लेकिन वो धातु रूप की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, क्योंकि उस एक्सरसाइज के थ्रू कितना आप लोगों को आया है और कितना आप लोगों ने सीखा है वो हम देख पाएंगे। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ वो स्क्रीन। उसका आंसर्स आप लोग दे दीजिए, और फिर उसके बाद हम सभी आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये आप सभी के सामने आ गया है स्क्रीन। इसके आखिरी के दो बस आपको करने से मना किए थे, बाकी सारे आपको करने थे, आप लोगों ने किए होंगे। अ, चलिए, पहले का तो आंसर मैंने ही बता दिया था। इसमें आपको ऑप्शंस में पूरा पूरा लिखा हुआ है क्लियर कट, तो ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं। जैसा जो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डैश जलम पवित्रम वर्तते, तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है ब्रैकेट में गंगा षष्ठी विभक्ति। तो गंगा शब्द हमारा क्या है? तो गंगा शब्द आकारांत है। आकारांत मतलब उसके रूप बालिका की तरह चलेंगे। और आगे षष्ठी मतलब षष्ठी विभक्ति पूछी है और वचन एक वचन पूछा है। तो बालिका का षष्ठी एक वचन क्या होता है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए। बालिका शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है? बालिके। अरे नहीं, बालिके नहीं। अन्य बालिकाया। बालिका याहा। हमने ट्रिक पढ़ी थी ना, या यही यहाँ यहाँ याम। तो उसी तरह से गंगा चलेगा, तो गंगा का बनेगा गंगा यहाँ। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे गंगा यहाँ। ठीक है, चलिए अगला है। अब ये तो मैंने खैर लास्ट क्लास में डिस्कस भी कर लिया था गंगा यहाँ, तो ये तो आप लोग को वैसे भी पता होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश इदम कार्यम कृतम, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है बालिका तृतीया बहुवचन। इसका आंसर बताएंगे नीना जी। बालिका भी। बालिका भी। ठीक है, देखिए जो आप लोग बताएंगे मैं लिख दूंगा। किसी को अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो बोल सकता है कि सर ये पहले गलत है। वाला जो है जरा ठीक से लगा लिख के बताइए ना, तो हम लोग लिख हाँ, सकते हैं। मैं बताता हूँ। इस तरह से आपको गंगा यहाँ लिखना है। ठीक है, गंगा शब्द आपको दिया ही हुआ है ब्रैकेट में, उसके आगे यहाँ लिखना है। और क्योंकि बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन बालिका भी होता है, तो वो आंसर नीना जी ने सही दिया। नीना जी, सेंटेंस का अर्थ क्या होगा एक बार बताइए। सर वही तो समझ में नहीं आता है। हाँ, सर बालिक वही समझ में नहीं आता है। लेकिन बालिका भी का अर्थ तो आपको पता होगा ना। बालिका भी इस शब्द का अर्थ क्या है? सर वो द्वितीय में है। तृतीया में है कि तृतीया में है? तृतीय में हाँ बहुवचन तो, में। हाँ तो क्या होगा अर्थ? तृतीय व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? कारक चिन्ह पढ़े ना हमने। कर्ता ने कर्म को याद नहीं किया आपने? कारक चिन्ह बालिका है कुछ कर्तव्य, लेकिन क्या है लेकिन। कर्ता ने, पहले ये कुछ बताइए। कार्य। तृतीय व्यक्ति में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से आया। ओके। अब बालिका भी, वचन कौन सा है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन। तो बहुत सारी बालिकाओं से या बालिकाओं से, ये अर्थ निकला ना बालिका भी का। उसके बाद बराबर है। इदम। इदम मतलब यह। कार्यम विभक्ति कौन सी है कार्यम में? ऐसी गैस कीजिए रैंडम। म जहां पे आता है वो कौन सी विभक्ति कहलाती है? जहां पर म आता है, बार बार मैंने द्वितीय। बताया है। द्वितीय। द्वितीय।
द्वितीया कहलाती है ना। कार्यम में म है ना, द्वितीया, द्वितीया मतलब कर्ता ने कर्म को, तो कार्यम करके निकलेगा कार्य को। ठीक है, बालिकाओं ने इस कार्य को, अब कृतम मतलब तो अपने आप लगा सकते हो, कृतम मतलब किया, है ना। कृतम से आपको थोड़ा सा लॉजिकली वो साउंड कर रहा है ना, वैसा कृतम मतलब होता है करना। तो बालिका भी इदम कार्यम कृतम का हिंदी अर्थ है बालिकाओं ने इस कार्य को किया। ठीक है, चलिए पल्लवी जी, अगला बताइए आप। मैं देता हूं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन, तब तक स्वाति जी क्या बोल रहे हैं। या मैंने लिखा है बालिकाओं के द्वारा यह काम किया गया, तो ये सही है या अब नहीं? आपने के द्वारा क्यों लगाया। क्योंकि तृतीय विभक्ति है ये, और तृतीय हाँ, विभक्ति में से और के द्वारा आता है ना चलेगा, तृतीय। कोई दिक्कत नहीं, दोनों अर्थ सही है, चलेगा। हाँ, डिम्पल जी कुछ कह रही हैं। हाँ, कुछ नहीं। अतुल जी कुछ कह रहे हैं क्या। नहीं, इसमें कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ हाँ, इसमें अतुल जी। इसमें मैंने ये किया था कि बालिकाओं से यह कार्य हुआ। हाँ, मैंने भी यही देखिए, लिखा है। हाँ, अरे ये वैसे तो ठीक है, लेकिन कार्य में विभक्ति द्वितीय है ना, तो द्वितीय का अर्थ आता है को, कर्ता ने कर्म को, इसलिए को अर्थ आना चाहिए। तो बालिकाओं ने, सॉरी, बालिकाओं के द्वारा या बालिकाओं से यह कार्य को किया गया, ऐसा अर्थ आना चाहिए, कार्यम। इसलिए ठीक है अनु जी, कार्यम है ना तो द्वितीय व्यक्ति, इसलिए ठीक है जी, हाँ। समझ आ गया। हाँ जी। हाँ, अब पल्लवी जी के पास चलते हैं, वो आंसर बता रहे हैं, अनम्यूट कीजिए पल्लवी जी, और तीसरे का आंसर बताइए। गगने प्रातः भानुः उदेति, आकाश में सुबह सूर्य उगता है। बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर दिया। गगने विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति, जैसे बाल के होता है वैसे गगने हो जाएगा, और सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अर्थ क्या बोला, एक बार वापस बोलिए, एक बार अर्थ क्या था। आकाश में हम्म, सुबह सूर्य उगता है। बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर भानु है, प्रथमा व्यक्ति ही है, तो इसलिए वहां पर कोई साधारण सा अर्थ आएगा, परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, डिम्पल जी कुछ कह रहे हैं क्या। हैंड रेज, अनु जी का भी हैंड रेज है। हाँ, कुछ नहीं कह रहे हैं तो हैंड हटा दीजिए, तो कुछ कह रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके कहिए अनु जी। सर, गगन लिखा हुआ है, मैंने क्यों लिखा क्या, है पता नहीं। नहीं नहीं, गगने लिखना है ना वहां तो, और सप्तमी गगन, व्यक्ति ठीक है। गगने होता ठीक है। है सर, हाँ, गगन हाँ ही होता है, हाँ। हाँ। अब चौथा क्वेश्चन है, डैश दुग्धम मधुरम भवती। अमिता जी इसका आंसर देंगे। डैश दुग्धम मधुरम भवती। धेनोः दुग्धं मधुरं भवति। धेनो हो। धेनोः। क्यों धेनो हो, क्यों, रीजन। हम्म, षष्ठी एक वचन है। तो षष्ठी एक वचन में धेनु का धेनो बनता है, पक्की बात। आई थिंक सो। ठीक है, किसी और ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो अपन यही मान के चलते हैं। नहीं थैंक मतलब यू। सही है। हाँ हाँ, स्वाति जी कुछ कह रही है शायद। भैया कहिए। धेन बहा होगा ना? हम्म, धेन बहा। बताइए क्या उकारांत शब्द रूप है धेनु का, क्या बनता है। धेन बहा, धेन बहा बनता है ना, या यही या याम के अकॉर्डिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन धेन बहा। चलिए अपन क्लियर कर लेते हैं एक बार, अगर इस पीडीएफ में दिया हुआ हो तो, दिया है। इस वाली में। एग्जाम्पल वाले में। दिनों हो होना चाहिए। देना होना चाहिए। कोई बात दिनों नहीं, हो। जस्ट सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। क्या है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो उससे किसी को डाउट नहीं होगा। सर, देना ही है आपकी शीट में। हाँ, बस बस मैं निकाल ही रहा हूँ।
ये आ गया धेनु शब्द रूप आपके सामने। और आपसे षष्ठी विभक्ति पूछा गया है, हाँ, तो मैंने यहाँ दोनों लगाया था। है ना, तो षष्ठी यस। विभक्ति एक वचन में आप लोग अपने सामने देख सकते हैं, धेनुः लिखा हुआ है, तो आपका आंसर में क्या आएगा, धेनुः। ठीक है, तो हम लोग इसका अर्थ बताइए अमिता जी, क्वेश्चन का अर्थ क्या है? गाय का दूध मीठा होता है। नहीं गाय का अभी दूध चित्ररेखा जी ने आंसर दे दिया शायद, कोई बात पवि- नहीं। पवित्र धेनु, होता है, पवित्र होता है, गलत है। नहीं नहीं चलेगा चलेगा, पर मधुर शब्द है ना, मधुर शब्द का यूज करो ना, जो शब्द है वही शब्द यूज करना चाहिए। तो धेनो, धेनो मतलब गाय का दूध मधुर होता है, भक्ति मतलब होता है, उस हिसाब से आपका उत्तर एकदम सही है, अमिता जी का आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं, श्रुति जी, फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए। डैश नौका तरती, नदी शब्द रूप इकारांत शब्द रूप है, नदिया, नॉट श्योर। द्वितीय व्यक्ति वचन नद्या होता है क्या? नदीम 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 नौकया तरती। पक्की बात, किसी को कुछ इसमें डाउट तो नहीं है? ये मैंने सही लिखा है कि गलत, श्रुति जी? सही है। आप नदीम, पूछ रहे हो कि बता रहे हो? एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में इसकी तो कोई बात नहीं, देखो आपके सामने शब्द रूप आ गया, और द्वितीय व्यक्ति क्या लिखा है, नदीम। ठीक है, नदीम। हाँ यही आपसे पूछा गया है। तो नदीम नौकया तरती, क्या अर्थ है इस सेंटेंस का? और नौका नदी में तैरती है। अच्छा उल्टा क्यों ले रहे हो, नदीम से लो ना। ठीक है सही है, नौकया। अच्छा नौकया में कौन सी भक्ति होगी? या, नौका या शब्द या मतलब कौन सा? या यही यहाँ यहाँ याम होता है ना, तृतीय एक विभक्ति। वचन। तृतीय व्यक्ति एक नौकया में है ना। एक वचन। सिर्फ डैश में आपको जो शब्द दिया हो उसमें ही विभक्ति, ऐसा नहीं है, पूरा संस्कृत ही विभक्तियों से भरा हुआ है। तो डैश के बगल में जो शब्द दिया है उनमें विभक्तियां है। अब यहाँ पे नौकाया शब्द में तृतीय व्यक्ति है, क्योंकि इसका मूल शब्द नौका है, नौका मतलब बालिका की तरह चलेगा, और नौकया तो तृतीय व्यक्ति हो गया, तृतीय व्यक्ति मतलब से, तो नौका से, नौका मतलब क्या होता है, नाव। तो नाव से या नाव के द्वारा नदीम, नदी में विभक्ति कौन सी द्वितीय, कर्ता ने कर्म को, मतलब नदी के द्वारा नदी को तैरा जाता है या पार किया जाता है। ये अर्थ हो गया आपके पांचवें सेंटेंस का। ठीक है, ओके, अब हम बढ़ते हैं छठवें सेंटेंस की तरफ। सर मैंने लिखा नदी में नौका तैरती है, गलत है। चलेगा चलेगा चलेगा, मैंने सबकी चेक कर लिए हैं, जिन्होंने एकदम उल्टा लिखा हो वो लोग बोलना बीच में, बाकी आपका तो सही है। छठवां सेंटेंस है, डैश वचांसी सम्माननीयानी। विद्वत शब्द रूप भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए अशोक जी। अशोक जी आपने होमवर्क किया है? नहीं किया है मैंने। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। प्रेमलता जी आप बताएंगे सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर, डैश वचांसी सम्माननीयानी। देखकर बता सकते, कोई बात नहीं। विद्वत शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन क्या बनेगा? षष्ठी विभक्ति बनेगी विदुष। क्या? विदुष। बस विदुष, विदुषः। एक वचन। आपको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है। तो विद्वत शब्द का विदुषम, विदुषाम, देखो विदुषाम। आपके सामने आ रहा है, शब्द रूप आ रहा है आपके सामने, ये रहा। हाँ हाँ, षष्ठी बराबर। व्यक्ति बहुवचन बनेगा विदुषाम। तो आपका क्वेश्चन है, विदुषाम। डैश वचांसी सम्माननीयानी, विदुषाम वचांसी सम्माननीयानी। ठीक है, अब इस सेंटेंस का थोड़ा सा आपको अर्थ लगाने प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि जैसे इसके ऊपर है कहीं पे उदेती, भवती, तरती,
सब में तीती शब्द का प्रयोग है। ये नियानी क्या होता है? सम्मानियानी। तो आगे चल के हम प्रत्यय पढ़ेंगे। उन प्रत्ययों में ये है अनिय प्रत्यय, उसका अर्थ होता है चाहिए। जहां पर भी आपको नियानी वगैरह दिख जाए, सब लोग नोट कर सकते हैं। ये नियानी, पठनीय, पठनीयम, पठनियानी, सम्माननीयानी, ऐसा दिख जाए तो वहां पर आपको अर्थ लगाना चाहिए चाहिए। मतलब सम्माननीयानी शब्द का अर्थ है सम्मान करना चाहिए। तो अब अर्थ क्या निकलेगा? विदुषा मतलब विद्वानों का, वचांसी विद्वानों के वचनों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना सम्मान करना चाहिए। चाहिए। ठीक है, छठे सेंटेंस का अर्थ है विद्वानों के वचनों का सम्मान करना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन जो आपको दिया था, हाँ पल्लवी जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए पहले आप। सर मैंने विद्वानों लिखा के है। विद्वानों के वचन सम्माननीय हैं, ऐसा ही एकदम स्ट्रेट ट्रांसलेशन करे नहीं, तो चले? नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने आपको भी समझा ना, क्योंकि यहाँ पर अगर होता है सम्मानम करोति या भवति या अस्ति, वो अस्ति शब्द का अर्थ होता है। यहाँ पर क्या लिखा है? सम्माननीयानि, मतलब इस शब्द में आपका एक प्रत्यय लगा है जिस प्रत्यय का नाम है अनियर, और उसका अर्थ हाँ होता है चाहिए। हाँ, तो तो सब इसमें भी मैंने हिंदी का प्रत्यय अनीय लगाया ना, सम्माननीय है, नहीं तो नहीं नहीं अनीय नहीं प्रत्यय तो लगा नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उसका अर्थ ही चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। उसका अच्छा, सर मेन मीनिंग ही चाहिए है। तो बिना ठीक चाहिए के अर्थ वाला गलत है। सम्मान ठीक। करना चाहिए सर विद्वानों के। मैंने लिखा है। सर मैंने लिखा है विदुषा का सम्मान नियम से होता है। गलत है, गलत 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 गलत। है। थैंक यू विद्वानों सर। के वचनों का सम्मान करना चाहिए, ये इसका अर्थ है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन जो आपको दिया था मैंने, सेवेंथ क्वेश्चन, सह डैश उपगम्य किम करोति। भवत शब्द रूप भी आपको मैंने बताया था, तो ये आपको करना है। रचना जी, आप आंसर करेंगे? सर मेरी क्लास मिस हो गई थी तो वो मैंने पढ़ा नहीं है अभी। कोई बात नहीं, डिम्पल जी करेंगे इसका आंसर। बट सर अगर आप मुझे बताएं कि भवत भवत विल बी पुल्लिंग। पुल्लिंग ही है, लेकिन ये सर्वनाम शब्द रूप है, ये थोड़ा अलग तरीके से चलता है। अच्छा सामान्य जी। शब्द रूप नहीं है, तो वो आप हाँ वो समझ मेरा जाएंगे। सरनाम मिस हाँ हो गया सर। हाँ, आप देख लेना लास्ट रिकॉर्डिंग में, उसमें आ जाएगा। हाँ, अनु जी आंसर देना चाह रही हैं, बोलिए। सर भवत ठीक। भवंतम। भवंतम भवंतम करे। सही आंसर है। हाँ वो तकाराम है, तकाराम है, तकारांत है, सॉरी। हाँ, आप उसे तकारांत कह सकते हैं। बाकी सर्वनाम शब्द रूप भवंतम, स भवंतम उपगम्य किम करोति। ठीक है, अब इसका अर्थ बताइए, क्या अर्थ हो सकता है? वह भक्ष का उपगम्य कैसे करता है? किसका? भक्त का। भक्ष नहीं, भवत अर्थात भक्ष थोड़ी ना है। भवंत, भवत शब्द रूप तो किस लिए आता है? भवत आता है आपके लिए, है ना। अच्छा आप, सर। हम किसी को बुलाते हैं ना, तो सह मतलब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा वहां। भवंतम मतलब आपको, या आप उपगम्य किम करोति, वहां आप जाकर, उपगम्य मतलब जाकर, किम करोति, किम मतलब क्या, और करोति मतलब करते हैं। वहां आप जाकर क्या करते हैं, ये आपके इस क्वेश्चन का ट्रांसलेशन है। सह भवंतम उपगम्य किम करोति, वहां आप जाकर क्या करते हैं। ठीक है, अब ये हुआ आपका पूरा शब्द रूप। अब देखो, शब्द रूप सीखने से कितना इजीली आप लोग कर पाए। आपको सेंटेंसेस करने में आसानी हुई कि नहीं हुई? आपको उसका अर्थ समझने में इजी हुआ कि नहीं हुआ? शब्द रूप का यूज समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग क्या लिखने में बिजी हैं? आ गया सर, आया है। हेलो, कैसे हो आप सब? सब क्या लिखते हैं वो समझ नहीं आ रहा। आपको समझ आ गया शब्द रूप का यूज किस प्रकार से होता है वाक्यों में? ठीक है, इस होमवर्क से थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको लगा होगा। और अभी जब हमने क्लास में मीनिंग किए, उन शब्द रूपों से अर्थ निकाला, तो हमको सेंटेंस का अर्थ भी समझ में आया कि नहीं आया? अब एक कड़ी
जहां पर अगर मेरी किसी बात से आप डिसएग्री करो तो बोला करो कि नहीं सर हमको नहीं आया समझ मीनिंग करना, ठीक है, तो मुझे बताया करो। अब एक जगह जहां पर आप लोग हो सकता है अटक रहे हो, वो है, मैं कुछ शब्द अंडरलाइन करता हूं, जैसे वर्तते हो गया, कृतम हो गया, उदेति हो गया, भवती, तरती, सम्माननीयादि, करोति। क्योंकि आपको करता करता तो समझ में आ गया, यहाँ पर जो आ रहा है उसका मीनिंग तो आपको पता चल गया, लेकिन सेंटेंस के एंड में जो शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों का आपको अर्थ नहीं पकड़ में आया होगा, है ना। तो ये कैसे पता करेंगे इन शब्दों का? पहले बताओ आप, ये सारे शब्द क्या हैं? जैसे शब्द रूप कर्ता होते हैं, ठीक है, तो ये सारे शब्द जो मैंने एनसर्कल किए क्या कहलाएंगे? कर्म। ना ना, कर्म नहीं है, धातु। क्रिया क्रिया क्रिया। क्रिया, क्रिया, ये सारे शब्द कहलाएंगे क्रिया। और जिस प्रकार से कर्ता को समझने के लिए हमने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था शब्द रूप, उसी तरह से क्रिया को पढ़ने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है धातु रूप। तो हमारा जो नया चैप्टर चालू हो रहा है आज से, उसका नाम है धातु रूप। क्लियर? पल्लवी जी कुछ कहना है? हाँ, नहीं, ओके, चलिए। तो अब मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूं यहां से। फिर मैं आप आज लोगों वाला को नहीं करना, नेक्स्ट वाला नहीं करना, क्या? नेक्स्ट वाला नहीं करना क्या? आज 8 नहीं, नंबर वो नहीं का। करना है, मैंने इतना ही बोला था, वो आपको आएगा ही नहीं बिना धातु रूप के। ये आप लोग के सामने स्वाति जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। हाँ भैया, जैसे हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ये तृतीय विभक्ति एकवचन जैसे अभी हमने करे तो पवित्रम वर्ड है, ये वर्ड्स हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, हमें पहचानना है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भेज देता हूँ। शब्द रूप की प्रैक्टिस करनी ना मेन आपको, तो जी। मैं आपको भेज दूंगा, और वो आप सब प्रैक्टिस करते रहो। और बीच बीच में आप उससे, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं अगले टॉपिक पे, तो 2-4 दिन की क्लास के बाद वो शब्द रूप मैं आपसे पूछा करूंगा, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और ये मुझे अच्छा लगा, सामने से उन्होंने मांगा शब्द रूप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भेज दिया करूंगा, तो वो हम करेंगे। अब 2 मिनट के लिए आप सिर्फ स्क्रीन पे देखना, कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना, फिर मैं धातु रूप आपको समझाता हूँ। एक बात आप लोग को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि कर्ता प्लस क्रिया, सॉरी, प्लस कर्म और प्लस क्रिया, ये तीनों मिलकर के कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इतनी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कर्ता हम लोगों ने 99% सीख लिया है शब्द रूप के माध्यम से, ठीक है। अब क्रिया हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कर्म का फॉर्मूला मुझे आपको समझाना है। समझाना कुछ नहीं है, ज्यादातर जो कर्म होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है, ठीक है। या फिर एक तरीका तो ये कि भैया कर्म आएगा द्वितीय व्यक्ति का आएगा। अब आपने शब्द रूप पढ़े हैं, द्वितीय व्यक्ति आपने पढ़ी है, तो आप मीनिंग कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर द्वितीय व्यक्ति का कर्म कर्ता आपने सीख लिया, क्रिया में आपको सिखा ही रहा हूं, कर्म के लिए आपको क्या करना है कि जो शब्द, जैसे अभी हमारे पास डैश करता था और उसके बगल में बहुत सारे कर्म थे, तो हमने क्या किया, विभक्ति को पकड़ा। उसी प्रकार से अगर आपके सामने कर्ता है और उसके बाद में कर्म दिया है, तो आपको उसकी विभक्ति को पकड़ना है। आपने विभक्ति पकड़ ली तो आप उसका कारक चिन्ह पहचान के उसका अर्थ कर सकते हो, ठीक है। कर्म को सीखने का और कोई फंडा नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ में आता है। या तो आपको उसकी विभक्तियां पकड़नी पड़ती है, और 90% कर्म की विभक्ति हमेशा कौन सी होगी, तो हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्म में किया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? नीना जी क्लियर है ना? अब बचा क्या, क्रिया। तो उस क्रिया को हम सभी सीखेंगे अब से हमारे नए चैप्टर में, आज से हमारी जो क्लास चालू हो रही है उसमें। स्वाति जी कुछ कहना है?
भैया मैं ये बोल रही थी, हमने ये देखा था कि जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति से होता है, और हम्म। कर्म आप बता रहे हैं द्वितीय से, तो हम्म। बाकी सबकी नीड क्यों पड़ गई? सबकी नीड पड़ती है सेंटेंसेस में उनका अर्थ करने के लिए। आपके पास जो वाक्य आता है उसमें कई बार और चीजें भी होती है कर्ता कर्म और क्रिया के अलावा। तो आप कैसे अर्थ करोगे? अर्थ करने के लिए आपको सातों विभक्ति आनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि शब्द सही विभक्ति में प्रयोग होते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको जो बताया कि कर्ता प्रथमा की है, कर्म द्वितीया का है, ये सब मैंने मेनली आपको बात बताया है, मेजरली। ये भी चेंज होती हैं, जिसको आगे जाके हम एक और चैप्टर है जिसका नाम होता है वाच्य। इंग्लिश में आपने वॉइसेस पढ़ी हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। संस्कृत में उसे हम वाच्य कहते हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा जब कर्ता विभक्ति बदलती है तो उस हिसाब से आपको अर्थ करने के लिए वो काम में आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे किस तरफ? तो हम आगे बढ़ रहे हैं धातु रूप को पढ़ने के लिए। और धातु रूप को पढ़ने के लिए आपको मैं एक चार्ट लिखवा रहा हूं, जिस चार्ट का नाम है पुरुष कर्ता चार्ट। हेडिंग डालिए आप लोग, और कोई भी छुओ मत व्हाइट स्क्रीन को, बस देखते रहो। हेडिंग डालिए पुरुष कर्ता चार्ट। ठीक है, ये पुरुष कर्ता चार्ट बहुत आपको हेल्प करेगा सेंटेंस के फॉर्मेशन में। हेडिंग डाल ली, मैं हेडिंग मिटा रहा हूं यहां से। उसके नीचे आपको ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये कॉलम्स बनने के बाद सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे प्रथम पुरुष। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पुरुष। फिर लिखोगे मध्यम पुरुष, और फिर उसके नीचे लिखोगे उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये क्या है? तो कर्ता और क्रिया की पता है आपको जोड़ियां होती है, राइट? तो ये 3 पुरुष में हमने जोड़ी बांट दी है कि भैया अगर ये कर्ता और ये क्रिया होंगे तो ये प्रथम पुरुष की कैटेगरी में चले जाएंगे, ये कर्ता और ये क्रिया होंगे तो ये मध्यम पुरुष की कैटेगरी में चले जाएंगे, और ये कर्ता और ये क्रिया होंगे तो ये उत्तम पुरुष की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बताने के लिए इनकी ऐसी कैटेगरी बनाई गई है। अब देखिए, इन 3 कॉलम के ऊपर हेडिंग डालिए एक वचन, द्विवचन, और यहां पर आप हेडिंग डालिए बहुवचन। तीसरे कॉलम में हेडिंग डालिए बहुवचन। ठीक है, थोड़ा ऊपर डालना हेडिंग, कॉलम से ऊपर, क्योंकि कॉलम में भी हमको लिखना है। ठीक है, मैं हेडिंग बस यहां से रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसीलिए। अब आपको मैं कुछ बहुत मैजिकल सिखाता हूं, जिससे आप इजीली कर्ता और कर्म को, क्रिया को पकड़ पाएंगे। अभी आपने बहुत सारे शब्द रूप पढ़े, बहुत सारे शब्द रूप पढ़े, अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत, ऋकारांत, रकारांत, और सकारांत, तकारांत, नकारांत, इतने सारे सर्वनाम शब्द रूप, ये सब आपने पढ़े ना? ये सारे के सारे शब्द रूप जाते हैं प्रथम पुरुष की कैटेगरी में। तो आप कहीं भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, जितने भी शब्द रूप अभी तक पढ़े वो सारे या फिर आप सिंपल लिखिए सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष की कैटेगरी में जाएंगे। अलग से लिखना, टेबल में नहीं लिखना है। सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष की कैटेगरी के हैं, अर्थात वे सारे के सारे शब्द रूप प्रथम पुरुष की कैटेगरी में जाएंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अटेंशन, सब लोग सुन रहे ध्यान से कि लिखने में बिजी हैं। प्रथम पुरुष का कर्ता फिक्स नहीं होता है। क्या बोला मैंने? मतलब अगर राम है, कर्ता है कि नहीं राम? बिल्कुल करता है। कौन से पुरुष का होगा राम? प्रथम पुरुष का होगा। मैंने बोला बालिका,
बालिका करता है कि नहीं है? बिल्कुल करता है, लेकिन ये भी कौन से पुरुष की है? प्रथम पुरुष की है। मैंने बोला भवान, भवान करता है कि नहीं है? बिल्कुल करता है। ये भी कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। उसके बाद मैंने बोला धेनु, ये भी करता है कि नहीं है? करता है। कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। और कौन शब्द रूप पढ़े हमने? जैसे हमने पढ़ा आत्मन, तो आत्मा शब्द रूप भी करता है कि नहीं है? बिल्कुल करता है। कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। तो इतने सारे जो हमने कर्ता पढ़े हैं, ये सारे कर्ता कौन से पुरुष के हैं? प्रथम पुरुष के हैं। तो आप सेकंड पॉइंट लिखो, प्रथम पुरुष का कर्ता फिक्स नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं प्रथम पुरुष की, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा रामः। सॉरी, आप लोगों ने बालक पढ़ा तो बालक ही लिखता हूं। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। ये क्या है? करता है। अब ये तीनों आपको पता है प्रथमा व्यक्ति एक वचनी है। अब इन तीनों की जगह पर दुनिया भर के जितने आपने शब्द रूप पढ़े हैं, कोई सा भी आ सकता है। पर आप ये बता क्यों रहे हो? आपको डाउट हो रहा होगा ना, ये आप बता क्यों रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रथम पुरुष का कर्ता बदल सकता है, लेकिन और अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे। हमने जितने सारे शब्द रूप पढ़े ना, वो सारे शब्द रूप के सिर्फ प्रथमा व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि भैया प्रथम पुरुष का प्रथमा व्यक्ति हमेशा बदल सकती है, लेकिन उनकी क्रियाएं फिक्स होती हैं। मतलब ती, यहां पे लिखो डैश ती, डैश तह, डैश अंती, ये कहलाएंगी आपकी क्रिया। अब मानो धातु, धातु मतलब पता है आपको, जो काम हो रहा है। मानो धातु मतलब क्रिया, तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हमने धातु ली पठ धातु, ठीक है। क्रिया हमने क्या ली? पठ, हमने क्रिया ली। अब क्या होगा? बालकः डैश, तो बालक की क्रिया क्या बनेगी? बालकः पठति। बात क्लियर हुई? क्योंकि बालक की क्रिया फिक्स है कि बालक की क्रिया जो भी होगी उसमें हमको ती जोड़ देना है। तो जैसा हमारी क्रिया पट है, तो पट के आगे हमको ती जोड़ देना है, तो हमारी क्रिया क्या बन जाएगी? बालकः पठति। बालक हो गया कर्ता, पठति हो गई क्रिया। अब आया बालकौ, बताओ क्रिया क्या बनेगी? अनम्यूट करके बोलो। पठितः। पठतः। वेरी गुड। बोलते ही म्यूट कर लिया करो। और आपके पास है बालकाहा, तो क्रिया क्या बनेगी? पठन्ति। 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 अब मानो मैंने कर्ता बदल के बालिका कर दिया, तो बालिका अगर करता है तो क्रिया क्या बनेगी? पठति। पठति। अगर मैंने बालिकाऊ कर दिया तो क्रिया क्या बनेगी? पठितः। सॉरी, बालिके, बालिकाऊ नहीं, बालिका बालिके, तो बालिके कर दिया तो क्रिया क्या बनेगी? पठितः। और मैंने बालिकाहा कर दिया तो पठन्ति। पठन्ति। अब मानो मैंने शब्द रूप चेंज कर दिया, ठीक है, मैंने नदी शब्द कर दिया, तो मैंने कहा नदी। अब पठिति तो नहीं बनेगा, लेकिन एग्जाम्पल, अगर नदी शब्द है प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो क्रिया क्या बनेगी? बोलो। पठति। पठति ही बनेगी। कोई भी शब्द रूप का प्रथमा व्यक्ति एक वचन आया तो क्रिया क्या बनेगी? ती के साथ ही बनेगी। नदी, नद्यौ, नद्यौ बोला तो आपकी क्रिया क्या बनेगी? पठतः। और नद्यः बोला तो क्रिया क्या बनेगी? पठन्ति। इसका मतलब इतने सारे शब्द रूप आपने पढ़े, जो सारे शब्द रूप कर्ता होने का काम करते हैं, तो वो सारे शब्द रूप की प्रथमा व्यक्ति का जो भी वचन आएगा उनकी क्रियाएं फिक्स है कि भाई शब्द रूप का प्रथमा व्यक्ति एक वचन आएगा तो उसकी क्रिया ती है, प्रथमा पुरुष द्विवचन आ गया तो उसकी क्रिया तह है, और प्रथम पुरुष बहुवचन उसकी क्रिया अंति है। अब मैंने पठ लगाया, पठ की जगह मानो मैंने क्या लगा दिया? खाना लगा दिया, खाद।
पट की जगह मैंने क्या कर दी, धातु मेरी खाद। तो बालकः खादति, बालकौ खादतः, बालकाः खादन्ति। अब अर्थ करने के लिए कहा बालकः खादति, एक बालक खाता है। बालकौ खादतः, दो बालक खाते हैं। बालकाः खादन्ति, बहुत सारे बालक खाते हैं। बोलो कर्ता क्रिया दोनों आपको आ गए कि नहीं आ गए? किसी को कुछ समझ नहीं आया तो हैंड रेस कीजिए। आ गया। आ गया? ठीक है। लेकिन चैलेंजिंग बात यह है कि हमने दुनिया भर के शब्द रूप पढ़ लिए, तो भी ये सारे सिर्फ प्रथम पुरुष की कैटेगरी में गए। कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में क्या चीज आएगी? ये दो कॉलम खाली है ना अभी। ठीक है, तो देखो जिस तरह प्रथम पुरुष का कर्ता फिक्स नहीं है, कोई सा भी शब्द रूप प्रथम पुरुष में आ सकता है, उसकी क्रियाएं फिक्स हैं। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता भी फिक्स है और क्रिया भी फिक्स है। बताता हूं कैसे। पहले लिखिए मध्यम पुरुष के तीन कर्ता। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, ये य है, य अच्छे से बना देता हूं। त्वम, युवाम, यूयम, ये तीनों कर्ता है किसके? तो ये तीनों कर्ता है प्रथमा विभक्त, सॉरी मध्यम पुरुष के कर्ता है। अब इनकी क्रिया है डैश सी, डैश ठह, डैश ठ, ये है क्रिया। डैश सी, डैश ठह, डैश ठ। अब ये मध्यम पुरुष का अर्थ आप लोग लिखो तुम। मध्यम पुरुष का अर्थ होता है तुम। तो तुम मतलब क्या होता है? तुम। युवाम मतलब होता है तुम दोनों। लिखो वहां पर चार्ट में आप लोग, तुम के नीचे लिखो तुम। युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। तुम मतलब क्या है? तुम। युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। और इनकी क्रियाएं भी फिक्स है। सी, थह, थ, जैसे हमारी धातु है पठ, तो क्या बनेगा सेंटेंस? त्वम पठसी। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या बनेगा बताइए? हिंदी में तुम बताइए त्वम पठसी का। तुम पढ़ते हो। शाबाश। युवाम पठतः, क्या अर्थ हुआ? तुम दोनों तुम दोनों पढ़ते हो। पढ़ते हो। शाबाश। और यूयम पठत, पठत, इसका तुम अर्थ क्या सब हुआ? तुम सब 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 पढ़ते पढ़ते पढ़ते। हो। तुम सब पढ़ते हो। क्या बात है, समझ आ गया? इसका मतलब ये बात है कि भैया प्रथम पुरुष का कर्ता फिक्स नहीं है, लेकिन उसकी क्रिया फिक्स है। लेकिन मध्यम पुरुष का कर्ता भी फिक्स है और क्रिया भी फिक्स है। दुनिया में जहां पर भी आपको त्वम दिख जाए, त्वम शब्द दिख जाए, पक्की बात है उस शब्द की क्रिया में क्या लगा होगा? सी लगा होगा। दुनिया में आपको कहीं भी युवाम शब्द दिख जाए तो उसकी क्रिया में क्या लगा होगा? ठह लगा होगा। दुनिया में आपको कहीं भी यूयम शब्द दिख जाए तो उस कर्ता की क्रिया में क्या लगा होगा? थ लगा होगा। डैश में जो भी क्रिया है वो आ सकती है। बात क्लियर हो गई? अब तुम का उल्टा क्या होता है? बोलो। तुम का हम मैं, उल्टा? मैं नहीं नहीं, हाँ, हम स्वयं, मैं। मैं, बहुत अच्छा। तो उत्तम पुरुष का अर्थ भी लिखिए आप लोग मैं। और जिस तरह मध्यम पुरुष का कर्ता और क्रिया दोनों फिक्स है, उसी तरह उत्तम पुरुष का कर्ता और क्रिया भी फिक्स है। उत्तम पुरुष के तीन कर्ता है, एक वचन में अहम,
द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। क्रिया बनेगी डैश आमी, आवाम की क्रिया डैश आवह। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, आवह। और वयम का बनेगा डैश आमह। कर्ता क्रिया। आमी, आवह, आमह। जैसे हमारी क्रिया है पठ, अहम पठामी, इसका अर्थ क्या है? मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम का मतलब क्या? हम दोनों। और वयम पठामह मतलब हम सब पढ़ते हैं। दुनिया में जहां भी आपको अहम दिख जाए उसकी क्रिया में आमी ही आया होगा, जहां भी आवाम दिख जाए उसकी क्रिया में आवह ही आया होगा, जहां भी वयम दिख जाए उसकी क्रिया में आमह ही आया होगा। इसका नाम है पुरुष कर्ता चाट। बात समझ में आई कि नहीं? मजा आया कि नहीं? तो हमने जितने सारे शब्द रूप पढ़े हैं वो प्रथम पुरुष के लिए पढ़े हैं, क्योंकि उसमें कर्ता चेंज हो सकते हैं ना, कि कोई भी शब्द रूप उसमें आ सकता है। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष के तो कर्ता भी फिक्स है, क्रिया भी फिक्स है, और प्रथम पुरुष की तो क्रिया भी फिक्स है। हाँ बोलिए अनु जी। सर ये अहम आवाम वयम इसमें हलंत है? हाँ हलंत है, हलंत है। ठीक है, थैंक यू सर। बन गया सबका? तो मैं हटाऊं चार्ट? अब सर आपको वो ये, हाँ बोलिए। आपने मध्यम पुरुष आई मीन उत्तम पुरुष का क्या कहा? कर्ता और क्रिया फिक्स्ड है? हाँ क्रिया फिक्स दोनों, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों के कर्ता क्रिया फिक्स्ड है। थैंक यू। और ये तीनों कॉलम वचन के अकॉर्डिंग बने हैं। पहला कॉलम एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। सर इसमें जो मध्यम पुरुष है ना उसमें युवाम और यूयम एक ह्रस्व एक दीर्घ है, वो करेक्ट है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हो गया चार्ट? सबने बना लिया? मैं हटा रहा हूँ चार्ट, किसी को रखना है तो मैं रखूंगा, ना हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, वेरी गुड देन। चलिए, आपको समझ आया पुरुषकर्ता चार्ट, संस्कृत के सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे बनते हैं? मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब आज के टॉपिक की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। देखिए, जिस प्रकार शब्द रूपों को हमने पढ़ा कारक चिन्हों के माध्यम से, उसी प्रकार से अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है धातु। और धातु रूप जिस प्रकार से, मतलब कर्ता मतलब कारक चिन्ह थे, और कारक चिन्ह को हमने स्टडी किया शब्द रूपों से, उसी तरह धातु रूप को स्टडी करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है लकार। क्या नाम है? लकार। शब्द रूप तो भैया जैसे अकारांत हो गया, आकारांत हो गया, इकारांत हो गया, उकारांत हो गया, हमने काउंट नहीं किए, राइट। लेकिन लकार फिक्स्ड है। लकार 10 होते हैं। कितने होते हैं? लकार 10 होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 5 ही लकार सिखाऊंगा, क्योंकि वही मेजरली यूज में आते हैं। बाकी 5 हम थोड़ा सा आगे जाकर के, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे और जब आपको लैंग्वेज में मजा आने लगेगा तब हम सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, तो आज से हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं जो है लकार। ठीक है, बड़े आगे। एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं शेयर करता हूं यहाँ से स्क्रीन। मैंने आज ग्रुप पे भी शेयर कर दी थी, वही सिलेबस है।
तो जो लोग प्रिंट आउट्स लेते हैं या जो लोग उससे पढ़ते हैं, तो वो हमारा आगे का टॉपिक रहेगा। धातु रूप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लकार क्या है, जो हमने क्रियाएं पढ़ी थी ना, क्रिया, डैश थी, डैश तह, डैश अंति, उसी का नाम लकार है। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो हम 5 लकार पढ़ेंगे, जिसको हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहला लकार है, उस लकार का नाम है लट लकार। और आप लोग को कॉपी में लिखने हैं लकार, भले ही आपके पीडीएफ लेके लिखने हैं। तो सबसे पहला लकार है लट लकार। अब जो भी लकार आपके सामने आता है ना, उसका कोई ना कोई यूज होता है, ठीक है। अब 10 लकार है तो 10 लकारों का अपना अपना यूज है। तो लट लकार का यूज है, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्तमान काल। मतलब जो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस की बात करेगा, उस सेंटेंस में जिस लकार का प्रयोग होगा वह लकार लट लकार कहलाएगा। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए आप कौन से लकार का प्रयोग करेंगे? तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए आप लट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता और कर्म की बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारी सिर्फ क्रिया की बात बची थी, तो क्रिया हम सीख रहे हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है। जिस तरह से शब्द रूपों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो होता ही था, और साथ विभक्ति और संबोधन होता था, राइट। वैसे ही लकार में 3 वचन होते हैं, और उनके साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है, ठीक है। अब सिंपल रूप है, आपने पुरुष कर्ता चार्ट याद कर ही लिया। क्या था उसमें? ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। और यहां पर उनने धातु लगा दी पठ धातु। क्या बन जाएगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। खत्म, लट लकार कंप्लीट हो गया। इतना सा है लट लकार। रोशनी जी, मजा आया ना? कितना छोटा सा है ना? शब्द रूप का आधा ही है। हाँ सर। और इनके कर्ता भी आपको पता चल गए। हाँ, चित्रलेखा जी कुछ कह रही है। आपने मध्यम पुरुष के लिए तुम बताया, उत्तम पुरुष के लिए मैं बताया, तो प्रथम पुरुष के लिए क्या? क्या? मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। वो आपने वो पुरुष कर्ता चार्ट में लिखा है हाँ था हाँ कि हाँ हाँ मध्यम पुरुष में तुम और हाँ। उत्तम पुरुष में मैं, मैं ऐसा। तो प्रथम हाँ, पुरुष में प्रथम पुरुष का कोई फिक्स नहीं है ना। प्रथम पुरुष के कर्ता अलग अलग होते हैं ना। प्रथम पुरुष के ओके, कर्ता तो बदलते रहेंगे, इसलिए उसका कोई फिक्स अर्थ नहीं है। अच्छा, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ओके, के कर्ता फिक्स है, तो इसलिए उनके फिक्स अर्थ है, ओके। ऐसा। हम्म। सर, हाँ जी। उत्तम पुरुष में जैसे अहम है तो मैं, आवम है तो हम दोनों, और वयम है तो हम सब। हम सब, हाँ जी। ठीक है। चलिए फटाफट याद कीजिए लट लकार। पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। पूरा पुरुष कर्ता चाहती है, ठीक है। आपको ऐसे पूछेंगे, जैसे शब्द रूप में कैसे पूछते थे? प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन बोलिए, तृतीया का एक वचन बोलिए, चतुर्थी का द्विवचन बोलिए। वैसे आपको यहाँ बोलना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन बोलिए, मध्यम पुरुष का द्विवचन, ऐसे आपको याद करना है। चलिए, आपके पास है 30 सेकेंड्स टू लर्न लट लकार। पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ध्यान रहे, मात्राओं का, विसर्ग का ध्यान रहना चाहिए।
लकार में गलत नहीं चलेगा, जहां विसर्ग है वहां विसर्ग। आप जैसे द्विवचन और बहुवचन देखो आप मध्यम पुरुष का, पठथ और पठत, विसर्ग का अंतर है ना। तो अगर आपने विसर्ग गलत लगा दिया तो आपको गलत हो जाएगा। हम्म, चलिए श्रुति जी सुनाएंगे आप। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः। अब इनको कर्ता के साथ बोलिए। ओके। बालकः पठति बालकौ पठतः बालक बालकाः पठन्ति त्वं पठसि त्वं के बाद सभी देखना पड़ेगा। त्वं युवां युवां पठतः यूयं पठत् अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और कौन सुना रहा है? मैं सुना। हाँ सुनाइए। हाँ, किसका सुना सर? हाँ हाँ, पठती सुनाइए, पठ से। अच्छा, मैं हसमी का सुना दूं? हाँ सुनाइए सुनाइए। हसमी हसामह हसावह। पहले प्रथम पुरुष, पहले प्रथम पुरुष। पठति पठत पठन्ति, सॉरी, हसामी हसमह प्रथम पुरुष हसन्ति। का क्या बनेगा? प्रथम पुरुष का क्या बनेगा? हसन्ति, सॉरी, हसन्ति। लाइन से, लाइन से, पहले एक वचन फिर द्विवचन फिर हसन्ति बहुवचन। हसन्तः हाँ हाँ, हसन्ति। एक वचन क्या है? एक वचन क्या है? हसती। हसती। हाँ, तो तो देखिए मैंने अनु जी ने बोला। क्या किया है, उन्होंने पठ धातु को चेंज करके हस कर दिया। पठ मतलब पढ़ना, हस मतलब हंसना। अब वो हंस के रूप सुना रहे हैं, सुनाइए। हाँ, हससी हसथा हसत। और हसती फिर हसतः हसंती। हसत। सर, वो मध्यम पुरुष का हो गया ना? नहीं, अब वापिस से हसती। हस अच्छा, हसती हसतः हाँ हसन्ति। ठीक है। हस, फिर हो गया हससी हम्म हस हसथा हसत। हम्म। और फिर हो गया हसमी हसामी, बड़ा की मात्रा है। हसामी हसामी हसामह हसा वह पहले है। असावह असावह असामह। शाबाश शाबाश। ठीक है, अब स्वाति जी आपको क्या करना है, आपको खाद धातु से बोलना है। खाद धातु है ना, और उन 9 वाक्य बनाने हैं। वाक्य बन जाएंगे, कर्ता और क्रिया दोनों हमारे पास है, तो आपको सेंटेंस भी बोलना है। रामः खादति क्या मतलब रामः हुआ? पहले राम खाता है। ठीक है। रामः खादत अ, 2 राम खाते हैं। और रामः खादन्ति बहुत सारे राम खाते हैं। त्वम खादसी तुम खाते हो। युवाम खादतः तुम दोनों खाते हो। यूयम खादतः खादत तुम सब खाते हो। अहम खदामी खादामी खादामी धातु। हाँ, अहम खादामी मैं खाता हूँ। आवाम खदावे खादा वह, खादावे खादा वह। खादावह खादावह हम दोनों खाते हैं। और वयम खादामः हम सब खाते हैं। अच्छा, अहम होता है कि अहम होता है? अहम अहम, अहम बोलना है ना। अहम में क्या है? ह आधा है, अहम में ह पूरा है। बढ़िया, ठीक है। अब ये जो इन्होंने सेंटेंस बोले 9, स्वाति जी ने, ये पूरे के पूरे सेंटेंस वर्तमान काल के ही हैं, प्रेजेंट टेंस के ही हैं, है ना। खाता है, तुम दोनों खाते हो, तुम सब खाते हो, या फिर हम दोनों खाते हैं। तो इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस की बात करें कि हाँ भैया हम खा रहे हैं, ठीक है। तो उसका अर्थ यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाते हैं अगले लकार की तरफ। लेट मी शो द स्क्रीन फर्स्ट। और जो हमारा अगला लकार है उसका नाम है लंग लकार। और इसका थोड़ा सा सिंबल्स इसके बदल जाएंगे।
लंग लकार का यूज होता है भूतकाल में, मतलब जो काम हो चुका है, ऐसे पास्ट टेंस में जिस लकार का यूज करते हैं वह लकार कहलाता है लंग लकार। इसके रूप थोड़े अलग तरह से चलेंगे, जैसे लट लकार वर्तमान काल के लिए था, प्रेजेंट टेंस के लिए था, वैसे पास्ट टेंस के लिए कौन सा लकार है, तो पास्ट टेंस के लिए लंग लकार है। देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, मतलब इसके क्रियाओं को लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठावी पठावा पठावा, हर लकार में कुछ ना कुछ लिखने में चेंज आता है, लेकिन उनका मीनिंग वही रहता है। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठितम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब देखिए थोड़ा सुनिए, जैसे लट लकार को आपको कोई भी क्रिया फिक्स करनी है उसमें, तो हमने कैसे याद किया, डैश ती, डैश तह, डैश अंती। तो आपको खाद आ गया तो आपने खादती खादता खादंती कर दिया, हंस आ गया तो हंसती हंसता हंसती कर दिया। ऐसी लंग लकार को भी आप ऐसे याद करो, अ डैश त, अ डैश जैसे अ डैश त, अ डैश ताम, अ डैश न, फिर अ डैश विसर्ग, अ डैश तम, अ डैश त, अ डैश म, अ डैश आव, अ डैश आम। ऐसा याद करने से क्या है, दुनिया की कोई भी क्रिया आपके सामने आ जाए आप उसमें फिल इन कर सकते हो। जैसे अपठत, अपठिताम, अपठन है, मानो आपके सामने खाद धातु आ गई, अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखदाव, अखदाम। दूसरी बात ध्यान दीजिए, लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष बहुवचन में सिर्फ एक हलंत का अंतर है। मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है अपठत, जिसके त में हलंत है, और मध्यम पुरुष बहुवचन भी अपठत है, लेकिन उसके त में हलंत नहीं है, वो पूरा है। इन छोटी छोटी डिटेल्स का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्रथम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष के द्विवचन में भी थोड़ा सा ही अंतर है। प्रथम पुरुष का द्विवचन है अपठिताम, बड़ा आ है, और मध्यम पुरुष का द्विवचन अपठितम, मतलब छोटा अ है। और एक और बात, उत्तम पुरुष का जो एक वचन है उसमें हलंत है बस, द्विवचन बहुवचन में हलंत नहीं है। जैसे अपठम में हलंत है, अपठाव या अपठाम में हलंत नहीं है। बस हो गया आपका लंग लकार पूरा। लिखने का तरीका बदला है, बाकी जो हमने पुरुषकर्ता चार्ट में जिस तरीके से उसको पढ़ा है, उसका सारे फॉर्मूला, सारे उसकी मीनिंग वैसे ही है। लिख लीजिए, सब कॉपी में लंग लकार लिख लिया होगा सबने, याद कीजिए, लिखिए जिन्हें नहीं लिखा। क्लास में ही लिखो, बाद में तो आप लिखोगे नहीं, मुझे भरोसा है पूरा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठितम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। किसको याद हुआ, याद कीजिए, 30 सेकेंड्स टू यू। अपठत, अब देखो द्विवचन तो सेम ही है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का, उसके बाद प्रथम पुरुष का एक वचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन भी सेम है। हाँ, एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है अपठन, और उत्तम पुरुष एक वचन है अपठम। तो एक जगह न है और एक जगह म है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, न है, अपठन, और उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, अपठम। ऐसा। कीजिए, सर याद कीजिए। सर हाँ, इसमें
में अपठत जो प्रथम पुरुष का है उसमें हलंत है, और हाँ, जो बहुवचन का मध्यम पुरुष का अपठत है उसमें हलंत नहीं है। नहीं है, नहीं। ठीक है। डिम्पल जी याद हुआ? सुनाई? अच्छा, मतलब पूछना पड़ेगा तब आप लोग सुनाओगे। चलिए बताइए। अपठत, अपठताम, अपठन, अप, अपठ, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठ, अपठम, अपठाव, अपठाम। बहुत बढ़िया। इसको आप चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे आपकी धातु हस है, हंसने वाली धातु होती है ना। अच्छा, हंस छोड़ो, नई धातु लेते हैं, क्रीड। क्रीड मतलब होता है खेलना, क्रीड। तो जैसे आपको अगर प्रथम पुरुष एक वचन बनाना है अपठत, तो क्या बनेगा? अक्रीडत, है ना। अब आप आगे बनाओ, अक्रीडत। अक्रीडत, अक्रीडित, क्रीडिताम, अक्रीडन, अक्रीड, अक्रीडथ, हाँ। अक्री, अक्रीडतम, अक्री, क्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। बहुत बढ़िया, अक्रीडाव। बहुत बढ़िया। और किसको याद है? संगीता जी, आपको याद हुआ? सर देख के बोल सकती हूँ। अच्छा, आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे लेकिन देख कर हाँ, बनाइए। वाक्य पूरा। पूरा नहीं, जैसे कर्ता और क्रिया दो शब्द तो लगाने हैं बस, जैसा भी उनने लगाया था ना स्वाति जी ने, वैसे। अ, बताइए कुछ धातु। आप ले लो, खाद धातु लो, खाद। अच्छा, खाद तो पहले ही बता चुके ना, क्रीडे लो। लेकिन क्रीड से आपको अर्थ करना है हिंदी में। तो उसके साथ कर्ता भी लगाना है। हाँ ना, कर्ता तो लगाना ही है, तभी तो सेंटेंस बनेगा। रामः क्रीडतः, क्रीडत, क्रीडत। क्रीडत क्यों बनेगा? रामः अक्रीडत बनेगा ना। अ हाँ, क्यों लग रहा है सर? क्योंकि लंग लकार है, भूतकाल में अच्छा, है ना। भूतकाल है इसलिए। अच्छा अच्छा, अच्छा। अर्थ, अच्छा अब इसका अर्थ बताओ क्या हुआ? रामः अक्रीडत। मतलब राम खेलता था। शाबाश। हाँ। फिर रामौ अक्रीडताम, तो दो राम खेलते थे। फिर वो क्या है थर्ड वाला? रामन, रामन। रामन नहीं, नहीं, देखो आप देखो। रामः, रामौ, रामः। हाँ, तो रामः क्रीडत, क्रीडत, क्या क्रीडतन। बनेगा? अक्रीडत, अक्रीडन बनेगा ना। अक्रीडन, अक्रीडन, हाँ, अक्रीडन। हाँ। क्या मतलब तो हुआ? तो बहुत सारे राम खेलते थे। हम्म अब तो इजी है। हाँ। बनाइए आगे। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष भी तो अच्छा बनाना है। अच्छा, अच्छा अच्छा। फिर सर याद नहीं हो रहा है। देख के बोलो ना, आपको तो मैंने देख के बोलने को बोला ना। मुझे हाँ अर्थ सही करना लेकिन आपको। हाँ। फिर बालक को देखना बालक पड़ेगा। थोड़ी ना चाहिए अब हमको। अब हमको बालक क्यों चाहिए? मध्यम पुरुष नहीं तो, उत्तम पुरुष करता तो फिक्स है ना। त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। हाँ हाँ हाँ। फिर है तुम, तो तुम का क्या आएगा? त्वम, त्वम अक्रीडः, तुम त्वम खेलते अक्रीडः। थे। हाँ, त्वम अक्रीडः। और युवम, युवाम, युवम अक्रीडतम, युवाम। युवाम, युवाम अक्रीडतम। और यूयम अक्रीडत। अर्थ तो बताइए, युवाम अक्रीडतम का मतलब। युवाम का, तो तुम हाँ, सब खेलते थे। तुम दोनों तुम द्विवचन है ना। दोनों खेलते थे, तुम दोनों हाँ खेलते थे, तुम सब खेलते थे। हाँ और तुम खेलते थे। हाँ, और फिर तुमको ठीक है। पठम का पठम अहम। नहीं, हाँ, अहम। हाँ, अहम आगे। अहम, अहम क्रीडम,
अक्रीडम, अ लगाना नहीं भूलना है, लंग अक्रीडम, लकार में हाँ मैं आता है। भूल जा रही हूँ अ लगाना। हाँ अक्रीडम, फिर अहम के बाद आवम हाँ अक्रीडाव, हाँ। फिर आवम अक्रीडाव, अह अक्रीडाव, और वयम। वयम अक्रीडाम, अक्रीडाम। क्या अर्थ हुआ तीनों सेंटेंस तो का? मैं खेलता था, हम हम्म दोनों खेलते थे, और हम सब खेलते थे। बस ठीक है। देखो, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का काम तो आप सबका चल जाएगा, क्योंकि उसके कर्ता हो गए, निपट गए, और क्रिया तो हम याद कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको शब्द रूप याद नहीं है तो हम कैसे कर्ता बनाएंगे क्रिया का? जैसे अभी राम में रामम गलत बन गया कर्ता, है ना? तो इसलिए धातु रूप पे हम आ गए, तो शब्द रूप थोड़े थोड़े करते रहो। लेकिन मुझे लगता है अब आप में थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, अब हमको समझ आ रहा है कि लैंग्वेज क्या है और कैसे आप अर्थ निकाल सकते हो। आप एकदम जीरो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो आप हीरो बनने लगे हो, समझ आने लगा है ना धीरे धीरे। ठीक है, आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बिना नहीं होगा। अगर आप, हम्म। क्योंकि अभी तो बहुत टॉपिक आगे हैं, तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। तो मैं आपको, जैसे स्वाति जी ने अच्छा है दिलाया, मैं शब्द रूप के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भेजता हूँ, आप सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में शब्द रूप के एग्जाम्पल, जैसे आज हम डिस्कस किए ना स्टार्टिंग में, वैसे 5 to 10 मिनट्स विल गिव टू शब्द रूप, फिर हम धातु रूप करेंगे। वंस धातु रूप इज कंप्लीटेड, तो उसके एग्जाम्पल्स भी आपको मैं और भेजूंगा, फिर आपको मिक्स्ड भेजूंगा। और हाँ, वन थिंग आई फॉरगेट टू टेल यू, प्रॉपर असेसमेंट्स आपके होते हैं। जैसे परमागम ऑनर्स के बाकी सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम्स होते हैं, वैसे संस्कृत का भी प्रॉपर एग्जाम होता है। और लास्ट टाइम जो फाइनल एग्जाम हुए थे वो 3 एग्जाम्स हुए थे, एक लिसनिंग, एक रीडिंग, और एक प्रॉपर जो आपका लिखने वाला एग्जाम होता है, राइटिंग वाला। तो वो तो फाइनल बाद में होंगे, लेकिन जब हम थोड़े बहुत टॉपिक सीख लेंगे तो मे बी आफ्टर मे आपका एग्जाम भी हम लेंगे फॉर द प्रैक्टिस। और जैसे अभी डिस्कस करें ना हमने क्वेश्चंस, एग्जैक्ट वैसे ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मैंने से मेंटली आपको बता दिया पहले से ही, लेकिन हम एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा मेन, हम तो आचार्य की भाषाओं तक जाएंगे, उनके सेंटेंस तक जाएंगे, तो छोटा मोटा एग्जाम हमको क्या रोकेगा। लेकिन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं ना। हम तो पढ़ तो हम सब कुछ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास एक सेंटेंस आएगा तो उसका अर्थ आप लोग तोड़ फोड़ के कैसे न कैसे निकाल ही लोगे, मेरी गारंटी, क्योंकि आपने सारे शब्द रूपों को देख लिया है, उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया है। याद नहीं है तो आपको थोड़ी ना कुछ ग्रंथ लिखने संस्कृत में, आपको तो समझना है। और जितना आपने पढ़ा है, तो मेरा तो ऐसा मोटिव है कि मैं आपको जितना दे सकूं मैं दे दूंगा। प्रैक्टिस करेंगे हम, खूब सीखेंगे, फिर अपने आप अर्थ करने लग जाओगे, इतना इजी आपको हो जाएगा। और कोई भी सेंटेंस आपके पास आएगा, सबसे पहले आपको उसका कर्ता और क्रिया ढूंढना है। कर्ता क्रिया आपने ढूंढ लिया, फिर बीच का विभक्ति ढूंढो, शब्द विभक्ति ढूंढो, और उसका मीनिंग लगाते जाओ, खत्म हो गया। अभी ऐसे आप वाक्य बोलने लगे संस्कृत से हिंदी में कर्ता क्रिया लगाकर, धीरे धीरे और चीजें सीखेंगे तो और भी ज्यादा फॉर्मेशन होते जाएगा, ऐसी बात है। हाँ बोलिए स्वाति जी। भैया अभी जैसे हमने शब्द रूप के लिए ऐसी, हम अगर खाली शब्द रूप और धातु रूप जो हमने सीखा है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए कर भी कुछ सकते हैं, एग्जाम्पल्स। मेरे पास सारे चीजों के सब क्वेश्चन आंसर्स मेरे पास है, आपको जो चाहिए आप मुझे बताना, लेकिन शर्त है आपको करना पड़ेगा। हम जी एक भैया। काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं गूगल फॉर्म डिजाइन करके आपको दे दूंगा, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स गूगल फॉर्म में आपको टिक 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 करना है, तो उसमें सब टिक टिक करके भेज देना। तो मुझे चेक करने में भी इजी है, आपको करने में भी इजी है। अभी तो ऐसे ही भेजता हूँ, फिर कुछ आफ्टर जब हम धातु रूप भी कंप्लीट कर लेंगे, तो शब्द रूप धातु रूप का मिला करके एक गूगल फॉर्म आपको बना के भेज दूंगा, प्रैक्टिस ताकि चलती रहे उससे। हाँ अनु जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, भक्तांबर स्त्रोत है जैसे, तो उसका कहीं रिकॉर्डिंग है जिसमें हमें पता चल जाए कि कौन सी धातु लगी हुई है, कौन सा शब्द रूप है, क्या है? देखो ऐसे तो संस्कृत के उससे कोई भी नहीं लिखता है, आपको सीधा अर्थ मिलेगा शब्दों का, हाँ ऐसा यही नहीं होता मिलेगा है। कि वो तो अब आपको ढूंढना है ना। आप पढ़ रहे हो, अब तो हम आ गया
तो आप लगा तुभ्यम तुभ्यम कौन सी भक्ति है, तो आप पकड़ सकते हो शब्द रूप आपने पढ़ा है तो तुभ्यम में कौन सी भक्ति है, सर अहम। थोड़ा सा कोई बता देगा ना, फिर तो हम कर लेंगे। तो वो आपने सीखा, अब आप ट्राई करो उसको अप्लाई करने का। कोई श्लोक आप अपने सामने लाओ और वो ठीक है और सर। उस श्लोक में कर्ता ढूंढो, क्रिया ढूंढो, वैसे करके आप कर सकते हैं। हाँ पल्लवी जी बोलिए। बाकी जब क्लास हमारी खत्म होने वाली होगी तो मैं प्रॉपर किसी ना किसी ग्रंथ के छंदों को और टीकाओं को उठा करके ही फिर खत्म करूंगा क्लास, आपको सिखा के जाऊंगा प्रॉपर पूरा, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा बीच में। और दूसरी बात, जो लास्ट ईयर के बैच थे उसमें से 10 स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के पूरा रत्नगण शावकाचार कंप्लीट किया था संस्कृत और हिंदी अर्थ से, एंड नाउ वी आर हेड अप टू समयसार कलश। तो आप में से भी जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो उस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन अभी आप नए लोग हो, अभी आपने एकदम संस्कृत सीखा नहीं है, तभी कैच करना थोड़ा मुश्किल होगा। जब थोड़ा सा हो जाएगा तब आप उस बैच में मेरे साथ जुड़ सकते हो, विल एनरोल यू इन दैट ऑल्सो। हाँ एनीथिंग एल्स? सर मैं उसमें ज्वाइन करना चाहती हूँ, फिर कैसे करूँ? आप मुझे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, ओके आई विल टेल यू डिटेल्स। ओके थैंक यू। ओके। हाँ हाँ पल्लवी जी कुछ कह रही है, बोलिए, सर अनम्यूट पहले कीजिए। जब आपने जैसे आज नया क्लास चालू करे ना, तो थोड़ा आप भिजा दीजिए ना पहले पीडीएफ, हम लिख के रखते हैं। मैंने पहले पीडीएफ भेज दी थी, मैंने आपको आफ्टरनून में पीडीएफ भेज दिया ग्रुप पे। ओके, मैंने ख्याल यस नहीं यस। किया है। हाँ हाँ ओके। थैंक यू सर। हाँ सर बोलिए। त्वम का मानार्थ क्या होगा? आप कहते हैं ना तुम और आप, वैसे त्वम आपका का तो क्या होगा? तुम है ना, तो हमका मतलब ही तुम है। हाँ तो तुम, लेकिन तुम का मानार्थ क्या होगा? अच्छा देखिए उसी के क्या है, तुम शब्द रूप के भी पूरे शब्द रूप चलते सातों विभक्तियों में, हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे आप शब्द रूप पढ़ोगे तो तुम्हारा, तो का के एक षष्ठी विभक्ति है तुम्हारा। तुमने, तो तुमने में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा आती है। तुम पर में कौन सी विभक्ति आती है? तो इस प्रकार हाँ। सप्तमी विभक्ति आती है। नहीं तो नहीं, मेरा प्रश्न है मानार्थ क्या हुआ? जैसे तुम मतलब तू और आप बोलते हैं ना हम हाँ हिंदी में, गुजराती में, तो वैसे त्वम और उसका मानार्थ क्या होता है? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा, तुम का मानार्थ ही तुम है। हाँ तुम तुम ही है। मतलब तुम, मुझे हाँ बोलना है वो, तुम कौन हो, तो मैं तुम से बोलूंगा, तुम कहो असी। हाँ पर अगर मैं ये पूछना चाहूं कि आप कौन हो? तो आपका तो भगवान है ना, भगवान शब्द रूप पढ़ा ना हाँ हमने, भगवत हाँ शब्द भगवान, रूप ओके भगवान। ओके हाँ ओके। ठीक है। हाँ स्वाति जी कुछ कह रही हैं? हाँ भैया, मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी आपने तुभ्यम बोला तो हम मतलब मैं तो यही सोचती रह जाऊंगी कि ये कौन सा है, अकारांत पुल्लिंग में आएगा, तो मुझे इसमें बहुत नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन हाँ हो वो रही है। प्रैक्टिस होगा पहली बात। दूसरी बात, ये तुभ्यम शब्द जो है, त्वम शब्द पढ़ा ना हमने अभी, उस त्वम के भी रूप चलते हैं सातों विभक्तियों, तो उसमें उसका तुभ्यम प्रॉपर एक शब्द है। तो आप जब त्वम शब्द रूप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत सारा पढ़ा है और अर्थ हमको बहुत छोटे का करना है, हो जाएगा। अनु जी आपको कुछ और कहना है या हो गया? सर वो है ना, स्वमेव माता के पिता स्वमेव, हाँ हाँ। स्वमेव कौन सा वर्ड है, मुझे अब समझ देखो, नहीं आया। अरे देखो, ऐसे अभी से मत जाओ उसमें, आप उसमें त्वम प्लस एव, उसमें एव अव्यय लगा है, दो शब्दों से मिलके त्वमेव बना है, और अव्यय हमने पढ़े नहीं है अभी, ठीक है। बाकी उसमें तो अच्छा, अब अगर मैं आपको बता दूं, एव मतलब होता है ही और त्वम मतलब है तुम, तो त्वमेव शब्द का अर्थ क्या हो गया? तुम ही। और माता, त्वमेव माता पिता, त्वमेव, तुम ऐसा ही जो भी पिता, है ना, तुम ही तो इसका माता, अर्थ तुम क्या ही है? पिता। बस आपको आ गया, एक स्तंभ पढ़ने से आपको पूरी एक लाइन का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ सर। गया, है ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अभी तो हमने सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वर्णमाला, शब्द रूप और धातु रूप, उसमें आप लोग श्लोक तक पहुंच गए, तो अभी तो काफी कुछ बाकी है, लेकिन अब सब इजी है। जैसे आपको धातु रूप इजी लगा ना, वैसे अब सब इजी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा, वो बात है, ठीक है। चलिए, सर इट्स क्लास कितनी ड्यूरेशन की है? क्या? क्लास मतलब कब मई तक खत्म हो जाएगी क्लास? नहीं नहीं नहीं, क्लास तो चलेगा अभी, डोंट वरी,
क्लास take- ड्यूरेशन है ना, मतलब हाँ पूरा नहीं मई तक खत्म नहीं करना। होगा। मई में तो मैं एक छोटा सा एग्जाम लूंगा आपका आफ्टर मई, ऐसा। ठीक, चलिए, ओके देन, सो विल मीट ऑन फ्राइडे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय हिंद सर।